हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ इंटरव्यू में जिनका ले रहा हूँ वो दोनों आई थिंक आइडेंटिकल ट्विन्स भी हैं और दोनों ने सीए फाउंडेशन में एकदम ट्विन स्कोर मारा है। मतलब दोनों का स्कोर इतना जोरदार और इतना शानदार है। दोनों एमपी टॉपर हैं। एक है वानी मुच्छाल और एक है वृंदा मुच्छाल। सो हाय वानी, हाय वृंदा, कैसे हैं आप लोग? हम बढ़िया, एकदम बढ़िया है। ओके, तो हम आज जो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं ना वानी विंदा, द रीजन इज वेरी सिंपल। हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने जो टॉप किया है, मीन्स यू आर स्टेट टॉपर्स, दोनों स्टेट टॉपर्स हो। एक के 335 मार्क्स हैं और एक के 330 मार्क्स हैं आउट ऑफ 400। सो दोनों के इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए उसके बारे में भी अपन जानेंगे। बच्चों को आपका पूरा गाइडेंस चाहिए कि सीए फाउंडेशन वाले बच्चे कैसे इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा पहला सवाल है वो बड़ा पर्सनल है, क्योंकि मुझे कभी इतने अच्छे मार्क्स आए नहीं। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि जब इतने अच्छे मार्क्स सुनते हैं पहली बार, और जब आपको पता पड़ता है कि आप स्टेट टॉपर हो, जब पता पड़ता है कि एमपी में आप दोनों ने टॉप किया है सीए फाउंडेशन के अंदर, तो आपका कैसा उस टाइम फीलिंग था, आपका कैसा रिस्पॉन्स था और आपके फादर मदर का कैसा रिस्पॉन्स था? क्योंकि दो दो जैकपॉट लग गए ना उनको तो एक साथ, ठीक है, तो उनसे ज़्यादा प्राउड शायद और कोई भी फील नहीं कर रहा होगा। तो दोनों को कैसा फील हुआ, आपको कैसा फील हुआ? एक एक करके आप दोनों अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि हाउ वाज द फीलिंग जब पहली बार मार्कशीट देखी थी और स्कोर सुना था और जब पता पड़ा कि यू आर एमपी टॉपर। कैसा लगा था आपको? पहले तो हमको पता नहीं था कि हम लोग एमपी टॉपर्स हैं। हमको मतलब लगा नहीं था कि हम लोग टॉप करेंगे, बट फिर हमने इंस्टीट्यूट में मार्क्स भेजा तो सर ने बोला था कि एमपी टॉप हो सकते हैं। तभी हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। माई पेरेंट्स वर वेरी प्राउड ऑफ अस। दे वर इवन मोर प्राउड बिकॉज वी बोथ सिक्योर्ड अ पोजीशन। ग्रेट, दैट वाज ए वेरी, मतलब बहुत ही यूनिक सिचुएशन है कि दोनों ट्विन्स ने एक साथ एमपी टॉप किया और दोनों फर्स्ट सेकंड है ना? तो दैट इज ए वेरी यूनिक सिचुएशन। आप बताओ आपके मम्मी पापा ने आपको कैसा, मतलब उस टाइम कुछ बोला या कुछ ऐसा हुआ कि क्या रिस्पॉन्स था मम्मी पापा का जब सुना आपने? My mom तो even started crying. ओके, मॉम स्टार्टेड क्राइंग। नाइस, वो तो यार खुशी के आंसू थे ना, खुशी के आंसू थे। सो I received calls from various family members. ओके, फैमिली मेंबर्स से सबसे कॉल आई तो बहुत ही उनके लिए भी एक प्राउड वाली फीलिंग है। तो ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही शानदार ही होता है माँ बाप के लिए कि दोनों बेटियां टॉप कर रही है, तो दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग। अब अपन थोड़ा सा, ये तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन हो गया, अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने कैसे पढ़ाई की, क्या की। हम सारी बातें धीरे धीरे करके एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला जो सवाल जनरली बहुत सारे बच्चों ने मेरे से बोला कि आप पूछना सर, बिकॉज मुझे अभी थोड़ी देर पहले सी फाउंडेशन वाले बच्चे बाहर मिले थे, तो वो बोल रहे थे कि इंटरव्यू आप ले रहे हो तो आप पूछना। हम पहला सवाल ये आता है कि जब एग्ज़ाम में जाते हैं और जब आप एग्ज़ाम में पेपर फेस करते हो, तो विंदा आप पहले जवाब दीजिएगा, फिर वानी से भी ले लेंगे। जब एग्ज़ाम में पेपर फेस करते हो, जब 4 पेपर देने रहते हैं, कुछ पेपर बहुत अच्छे भी जाते हैं, कुछ बुरे भी जाते हैं, तब कोचिंग का भी एक गाइडेंस साथ में चाहिए रहता है। वो कैसा रहा, पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम में पेपर देते समय क्या एक्सपीरियंस रहा। और तीसरा सवाल ये है कि एग्जाम में पेपर देते समय बच्चों को क्या करना चाहिए। आप दोनों मुझे अपना अपना पर्सनल आंसर दीजिएगा कि एग्जाम में बच्चा जा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए ताकि वो पेपर बहुत इफेक्टिवली कर पाए। दूसरा, एग्जाम में पेपर टाइमली आपने कैसे कंप्लीट किया, कोचिंग का गाइडेंस कैसा रहा, वो सारी चीज़ें आप शेयर कीजिए प्लीज़। नहाटा सारे फैकल्टीज का गाइडेंस सपोर्ट तो बहुत था। सब ने डाउट्स एकदम टाइम पे क्लियर हो जाते थे। और पेपर में सबसे पहले पैनिक नहीं होना है क्वेश्चन पेपर को देख के। और जो क्वेश्चंस पहले आते हैं, जो अपन श्योर हैं, जिसके आंसर अपने को पता है, तो पहले वो अटेम्प्ट करना चाहिए। वृंदा, ये सवाल आपसे है। एक्चुअली वानी ने तो ये बता दिया कि पैनिक नहीं होना है एग्जाम के अंदर, और एग्जाम के अंदर कैसे आपको पेपर में इजी क्वेश्चंस पहले कर लेने। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके पास जब पेपर आया होगा तो आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे जो थोड़े ट्रिकी होंगे, थोड़े डिफिकल्ट होंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगता है बहुत ईजी या आराम से आते हैं। तो बच्चे को क्या पहले करना चाहिए? मतलब जब वो क्वेश्चन डिफिकल्ट देख रहा है तो पहले डिफिकल्ट निपटा के फिर इजी पे जाना चाहिए, या पहले सारे इजी क्वेश्चंस करके फिर जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उस पे जाना चाहिए? टाइम कहाँ पे ज़्यादा, मतलब आपको लगता है इफेक्टिवली यूज हो सकता है? जो क्वेश्चंस पहले आते हैं वो सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि
उससे आप श्योर हो जाते हो कि आपका इतने मार्क्स का आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो। उससे आपका माइंड भी काम हो जाता है, ताकि आप जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको नहीं आते वो सॉल्व करने बैठोगे तो आपको ज्यादा, आपका ब्रेन ज्यादा चलेगा कि आप काम माइंड से करोगे। हाँ, एक्चुअली जनरली बच्चों के साथ ऐसा होता है। कई बच्चे क्या होते हैं, ईगो के चक्कर में कि नहीं मुझे कैसे नहीं बन रहा है, वो उन क्वेश्चंस को पहले करना चालू कर देते हैं, पर उस कारण उनका टाइम, यस टाइम उनका बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात सभी फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए कि प्लीज आप लोग इस चक्कर में मत रहिए कि पहले मैं जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको कर लूंगा। ऑलवेज गो फॉर दोज क्वेश्चंस विच आर इजी, ताकि आखिरी में जो समय बचे उसमें अपने को डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए टाइम बच रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो क्वेश्चन आता है उसे पहले करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है वृंदा, मुझे आप ये बताओ कि रिवीजन की स्ट्रैटेजी में एक तो आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, एकेडमी में रिवीजन जो हुए थे, या आपको ऑनलाइन रिवीजन्स मिले होंगे, आपको यूट्यूब पे रिवीजन्स मिले होंगे, और रिवीजन में एकेडमी के जो फाउंडेशन की टीचर्स हैं उनका क्या गाइडेंस रहा, उन्होंने क्या क्या गाइड किया, और क्या आपको लगता है कि वो चीज़ रिवीजन में हर बच्चे को फॉलो करनी चाहिए? रिवीजन कैसे किया ओवरऑल? आई जस्ट वांट टू नो कि रिवीजन कैसे किया एकेडमी में, उसमें आपका क्या गाइडेंस एकेडमी की तरफ से भी रहा? इंस्टीट्यूट की एकेडमी की तरफ से टेस्ट हुए, सारी टेस्ट भी थी, ऑनलाइन टेस्ट भी थी, मॉक टेस्ट फुल भी हुई थी। तो वो सारी टेस्ट ने बहुत हेल्प किया है, टाइम मैनेजमेंट एनहांस हुआ है। हम रिविजन वो टेस्ट देने की वजह से हम हमारे वीक एरियाज हमको पता चले एग्जाम्स के पहले, फिर हमने वो टॉपिक को ज्यादा फोकस दिया फिर, और हमने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया हुआ था कि हमको इतने समय तक हमारा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, और कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, और हम लोग ताकि हमारे पास इतना टाइम रहे ताकि हम हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर रिवाइज कर लें। मेरा आपसे एक सवाल है कि रिवीजन को लेके हमेशा बच्चे के दिमाग में, एक फाउंडेशन स्टूडेंट के दिमाग में एक रहता है कि वो सोचता तो सब है कि उसको रिवाइज करके जाना है, उसको ये सब रिवाइज करके जाना है, पर अल्टीमेटली उस स्केड्यूल को कोई भी फॉलो नहीं कर पाता है। और रिवीजन में कई बार उसको ऐसा फील होता है कि उसे पढ़ा तो दिया गया कोचिंग में, लेकिन उसको बाद में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मेरा 2 सवाल आपसे है। पहला सवाल तो ये है कि आपने रिवीजन की क्या पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो की जो एक बच्चे को करना चाहिए अच्छा स्कोर करने के लिए? दूसरा, आपको एकेडमी की तरफ से क्या सपोर्ट रहा, क्या मदद मिली जो कि बहुत इफेक्टिव रही कि यार ये चीज एकेडमी से मिली जिस कारण थोड़ा सा मुझे बेनिफिट मिला है? तो दोनों चीजें आप शेयर कीजिए। हमने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया हुआ था, हमने वो फॉलो किया ताकि हमको एंड में हमारे पास टाइम रहे रिवाइज करने के लिए, और हमारे एंड में ऐसा कुछ भी मतलब छूटे नहीं कि हमको नहीं आ रहा है। और हमने जब पहले से हमने पूरा कोर्स एक बार समय के पहले 2-3 मंथ हमने रिवाइज के लिए छोड़े थे लास्ट में, ताकि हम लोग को जो भी डाउट्स है वो हम एकेडमी से क्लियर कर सकें और एंड में फिर उसको रिवाइज भी कर सके। और एकेडमी की तरफ से टेस्ट हुए थे, रिविजन, सारे टीचर्स ने रिविजन लिए थे, टेस्ट लिए थे, ऑनलाइन टेस्ट भी हुई थी। ऑनलाइन टेस्ट हमने सारी टेस्ट मॉक टेस्ट में हमको बहुत हेल्प किया। मतलब ऑनलाइन टेस्ट भी, क्लास टेस्ट भी हुए, उसके बाद मॉक टेस्ट भी हुए, तो आपने सारे टेस्ट बराबर दिए? सारे टेस्ट बराबर दिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना पड़ेगा, सारे टेस्ट बराबर दिए। वो उससे हमको हमारे वीक एरियाज पता चले ताकि हम वो टॉपिक पे मोर फोकस कर सकें। बहुत बढ़िया, मतलब टेस्ट तो देने ही है, ऑफ कोर्स टेस्ट सबको देने ही है, ये तो सबको पता है कि टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन का स्केड्यूल फॉलो किया उन्होंने पूरा। तो एक जनरल क्वेश्चन मेरी तरफ से आया है कि जैसे तुम लोग जब रिवाइज करते थे, तो वानी इसका जवाब दे देगी कि जब आप लोग रिवाइज करते थे साथ में, तो कभी ऐसा होता है कि इसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसका पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं अपने को फॉलो करना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट फंक्शन की तरह काम करता है कि जब एक को मन नहीं हो रहा है तो दूसरे को मन हो रहा है, तो जेलसी है या सपोर्ट है या क्या है? मतलब अंदर से लगता है अरे वो पढ़ रही है मैं नहीं पढ़ रही हूँ, या उसको भी पढ़ना चाहिए मैं पढ़ रही हूँ, तो इट वाज मोर लाइक ए सपोर्ट। और कैसा था, और कौन ज्यादा पढ़ता था, कौन दूसरे को पुश करता था? थोड़ा सा पर्सनल भी मजा आता है सुनने में। मेरा पर्सनल है कि आप थोड़ा बताओ मुझे कि जब दोनों साथ में पढ़ते थे तो क्या होता था, कि एक दूसरे को सपोर्ट मिलता था, या पढ़ाई वढ़ाई कैसे की? She is my biggest support system. Okay.
हम दोनों साथ में पढ़ते थे तो sometimes we fight, like some questions I don't get, some questions she don't get. Okay. So we fight a lot while studying. Okay, you fight a lot during studying. So like it's more like a cold war or it's like actual fight? Verbal fight मतलब सिर्फ बातों बातों में फाइट होती थी, है ना? कोई सब बेलन लेके और चप्पल लेके और वो वाली फाइट तो नहीं है आपके बीच में? कुछ टॉपिक्स पे वो स्टक हो जाती थी, ओके, मैं उसको समझाने की कोशिश करती थी। नाइस। मतलब एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि ट्विन्स होने का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए. I force her a lot that she has to study. ओके, यू फोर्स हर अलॉट, मतलब शी इज योर मॉम, है ना? शी इज योर मॉम की यार कुछ भी हुआ है तेरे को पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे ओके, शी यूज्ड टू फॉल asleep ड्यूरिंग स्टडिंग. सो ये ऐसे गला पकड़ के नोच के उठ जा, चुपचाप बाल खींच के उठ जा. तो इट्स वेरी नाइस कि दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट फंक्शन की तरह रही और आई थिंक दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट. उसके कारण आपको एग्जाम में शायद थोड़ा पुश दोनों को मिला और इसीलिए दोनों के बहुत अच्छे स्कोर हैं. हम साथ में पढ़ते फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, हमको सेम ही मार्क्स आए, लगभग सब में सेम ही है. देखो जो 2-4 नंबर का फर्क है ना वो मैटर नहीं करता है, वो है ही नहीं. वो ऐसा होता है कि यार किसी का एक आध क्वेश्चन ज्यादा सही हो गया, एक ने कुछ गलती कर दी, सिली मिस्टेक. अदरवाइज दोनों की मेहनत बराबर है, दोनों ने एक दूसरे को पूरे सपोर्ट एग्जाम्स के दौरान और क्लासेस के दौरान दिया है. तो ऐसा भी होता था कि एक क्लास में नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है, या दोनों साथ में आते थे. मतलब कभी ऐसा होता था कि एक बीमार पड़ गया तो होता था, मैं समझ के इसको समझा रही थी. अच्छा, मतलब घर पे कई बार ऐसा हुआ है कि आप क्लास अटेंड करके आए हो और ये नहीं गई है तो फिर आपने उसको पढ़ा दिया. यस, तो मतलब एक सपोर्ट की तरह, सपोर्ट फंक्शन की तरह दोनों ने बहुत अच्छे से काम किया है. बहुत बढ़िया. अब अगला जो सवाल मेरे दिमाग में है वो ये है कि आपके अकाउंट्स में, आपके इकोनॉमिक्स में और आई थिंक मैथ्स में, तीनों में आपके 80 अबव मार्क्स हैं. सिर्फ एक बिजनेस लॉ में कम है बिकॉज ऑफ पेपर वॉज डिफिकल्ट. और आपने जैसे बताया कि पेपर थोड़ा लेंदी था और आई थिंक पूरे इंडिया में सब लोगों के मार्क्स इतने अच्छे बिजनेस लॉ में नहीं है बिकॉज पेपर वॉज लिटिल बिट डिफिकल्ट, है ना? तो अब थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज भी चलते हैं कि अगर हम सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें, फिर हम अकाउंट्स की बात करें, तो एक एक से, जैसे मैं आपसे मैथमेटिक्स का पूछूंगा, फिर मैं आपसे अपना फेवरेट चूज कर लो कि आपको कौन सा फेवरेट, आपका फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट था? मैथमेटिक्स. तो चलिए ठीक है. वृंदा मुझे बताओ मैथ्स को लेके, अब रविजीत सर तो यहाँ पे है नहीं, अदरवाइज वो और ज्यादा इन डेप्थ आपसे बहुत सारे सवाल पूछते. मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ कि मैथ्स को पढ़ने में, जैसे बच्चे मैथ्स से बहुत डरते हैं, बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स स्टैट्स खत्री सर से और रविजीत सर से जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन हल्का फुल्का घबराहट सब में होता है मैथ्स और स्टैट्स को लेके. मैं भी जब दिया था फाउंडेशन, आई वाज सबसे ज्यादा स्केयर, डर जो था वो मैथ्स और स्टैट्स को लेके लगता था कि बस पास हो जाए बहुत है. और आप दोनों ने 80+ स्कोर किया है दोनों ने मैथ्स और स्टैट्स के अंदर. तो वृंदा क्या स्ट्रेटेजी थी मैथ्स को लेके? मैथ्स मेरे को स्टार्टिंग से ही पसंद है, मेरे को मजा आता है मैथ्स को पढ़ने में. ग्रेट, मैथ्स को पढ़ने में मजा आता है. कम लोग हैं ऐसे जैसे मिलते हैं जब मैथ्स को, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा मजा आता है पढ़ने. यस. तो वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो रविजीत सर ने जो नोट्स दिए थे, एक तो आपने वो किए होंगे, और क्या किया इसके अलावा? स्कैनर मतलब आईसीआई का पास्ट एग्जाम का पूरा क्वेश्चन बैंक जो होता है, आईसीआई की मॉड्यूल रविजीत सर के नोट से पूरा पढ़ा था. फिर उसके बाद स्कैनर सॉल्व किया था. मतलब नोट्स, मॉड्यूल और पास्ट एग्जाम. आई थिंक ये तो आप है ना ऐसे समझ लीजिए कि यही रामबाण जड़ी बूटी है. किसी भी कोर्स को, किसी भी सिलेबस को करना है तो 3 चीजें आपको कवरेज पूरा लेना पड़ेगा, मॉड्यूल, नोट्स और स्कैनर. पर फिर भी आपको क्या लगता है, मतलब बच्चों को नोट्स में जो क्वेश्चंस कवर्ड हैं वो इनफ होते हैं या मॉड्यूल से ज्यादा पेपर आया था? पेपर कैसा था, मतलब मॉड्यूल से ज्यादा पूछा कि क्लास नोट्स से आया? नोट्स और मॉड्यूल्स दोनों में कॉन्सेप्ट्स तो पूरे क्लियर, पूरे कवर्ड है पूरे. कॉन्सेप्ट्स एक बार आ जाए तो प्रैक्टिस के लिए तो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम एनीवेयर. सो मतलब नोट्स और मॉड्यूल ये मेन फोकस आपका होना चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए यू कैन गो फॉर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस. ओके, सो वानी आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है अदर देन मैथ्स? यू हैव टू चूज अदर देन मैथ्स नाउ.
अकाउंट्स मित्तल सर का सब्जेक्ट है हमारा अकाउंट्स, और आई थिंक बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है क्योंकि 11-12 से पढ़ के आए होते हैं। आपका स्कोर भी बहुत बढ़िया 90+ है आई थिंक आपका अकाउंट्स में स्कोर, है ना? तो अकाउंट्स में कोई स्पेशल स्ट्रेटजी, जैसे नोट्स मॉड्यूल तो बता दिया कि अकाउंट्स में भी करना है, पास्ट एग्जाम अकाउंट्स में भी करने, इसके अलावा कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ आप गए थे अकाउंट्स के अंदर? कैसा था? पहला पेपर था अकाउंट्स, फर्स्ट पेपर था, तो क्या स्ट्रेटजी थी अकाउंट्स के लिए? कुछ डिफरेंट था, कैसा था? कॉन्सेप्ट और थ्योरी पहले पढ़ती थी और उसके बाद क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, और फिर हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करते थे तो हम कंपटीशन भी लगाते थे कि ओके, मेन कॉन्सेप्ट्स और थियरी पहले पूरा पढ़ लिया, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चालू करें। सारे क्वेश्चन एक बार कवर हो जाए तो एग्जाम में इजी हो जाता है कि अपन को पता है क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब अगेन वही फॉर्मूला है कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, पूरी थियरी कवर कर लो, फिर जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अकाउंट्स में कर पाओ उतने ज्यादा अच्छे से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लो। और एक अच्छी चीज बताई कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ये होता है, आप अगर किसी के साथ कॉम्पीट कर रहे हो ना तो आपका कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ जाता है, और ये आई थिंक आप दोनों को बेनिफिट मिला इस चीज का कि जब एक ने स्पीड बढ़ाई तो दूसरे ने बढ़ाई, जब दूसरे ने बढ़ाई तो वापस पहले ने बढ़ाई। मतलब ये एक पैराडॉक्स हो गया कि कंटिन्यूसली आपकी स्पीड बढ़ती गई और वो एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल रही। तो आप लोग भी ये कर सकते हो, अगर आप, अब सबके तो ऐसा होगा नहीं कि कोई ट्विन सिस्टर या ट्विन ब्रदर हो, लेकिन अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, आपका कोई अच्छा कजिन है, या कोई भी ऐसा है जिसके साथ आप कॉम्पीट कर सकते हो, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कम से कम उसको थोड़ा कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं हम क्वेश्चंस को स्पीड से सॉल्व करने को लेके। तो इट्स ए वेरी नाइस स्ट्रेटजी टू सॉल्व अकाउंट्स। अब अगेन 2 सब्जेक्ट और बचे हमारे पास में, तो चूज कर लो कौन किसके बारे में बोलना पसंद करेगा। वृंदा, वाणी, किसके बारे में बोलोगे आप कौन से 2 सब्जेक्ट बच गए? एक तो बच गया हमारे पास मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, नाउ BL एंड इकोनॉमिक्स, तो किसके बारे में बोलेगी वाणी? फेवरेट, इन दोनों में से फेवरेट कौन सा है? इकोनॉमिक्स और BL? मार्क्स नहीं मैटर करते, बस वो है कि किस कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। इकोनॉमिक्स दीपक सर का सब्जेक्ट है, दीपक सर ने मेरे से पूछा भी था कि पूछना उनसे कि इकोनॉमिक्स में उन्होंने जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन और वो दिए तो वो कैसे थे, और वो सब चीजें आप बता दो जो दीपक सर ने आपको सपोर्ट किए, ताकि बच्चों को पता पड़ जाए कि ऑनलाइन टेस्ट बहुत हेल्पफुल थे ना। मतलब ऑनलाइन जो उन्होंने टेस्ट भेजे थे, ऐप पे लेते ना शायद दीपक सर टेस्ट, तो ऐप पे जो आपने टेस्ट दिए थे वो बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने शायद ऑनलाइन और क्या सपोर्ट रहा दीपक सर की तरफ से? आपको टेस्ट भेजे गए, क्लास में पढ़ाया गया, दीपक सर के नोट्स बहुत अमेजिंग। दीपक सर ने कुछ मिठाई विठाई घर पे अलग से पहुंचवाई थी क्या आपको? वेरी नाइस। तो दीपक सर के नोट्स, दीपक सर के डायग्राम, दीपक सर ने जो ऑनलाइन टेस्ट लिए, ये सब चीजें आपको एग्जाम के पहले बहुत बेनिफिशियल रही। इकोनॉमिक्स में और कुछ पढ़ने की स्ट्रेटजी अलग से स्पेशल? इकोनॉमिक्स पेपर ऑब्जेक्टिव है तो डिटेल में से बहुत आ सकता है, क्वेश्चन डिटेल्स में से आ सकते हैं, तो उसको मतलब थॉरोली चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, मतलब थॉरोली सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर्स में ये है कि डिटेल में वो पढ़ना इसलिए रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है। तो इकोनॉमिक्स और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाउंडेशन में जितने भी पेपर्स हैं उसमें थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना रहता है। तो आपने क्या क्या फॉलो किया उसके लिए? क्लास नोट्स पढ़े और मॉड्यूल भी पढ़ा पूरा? मॉड्यूल आईसीआई मॉड्यूल पूरा पढ़ा, और स्कैनर के क्वेश्चंस देखे। मतलब इकोनॉमिक्स में एक्चुअली आईसीआई मॉड्यूल भी पढ़ा है, क्लास नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे, और साथ में उन्होंने स्कैनर पूरा का पूरा लगा लिया। वो तो सब में ही किया होगा आपने, स्कैनर तो आई थिंक सब में सॉल्व किया होगा आपने, सारे के सारे सब्जेक्ट में स्कैनर सॉल्व हुआ था? पूरा कंप्लीट स्कैनर टाइम नहीं था, बट एज मच एज पॉसिबल हमने उतना करा। ओके, जितना पॉसिबल हुआ वो सारा आप लोगों ने इसमें सॉल्व किया था। वेरी नाइस। सो वाणी, थियरी पढ़ने में कोई स्पेशल स्ट्रेटजी फॉलो? वृंदा, सॉरी मैं ही कंफ्यूज हो गया यार। ओके, सो वृंदा मुझे बताओ कि थियरी पढ़ने में कोई तुम दोनों बहनों की कोई अलग स्ट्रेटजी रही क्या, कि कुछ अलग तरीके से कुछ मम्मी ने बचपन से सिखा के रखा हो कि बेटा ऐसे पढ़ना और तुम वो करके अभी तक टॉप होके आ रहे हो? ऐसी कोई स्ट्रेटजी, थियरी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रहती है आप लोगों की? ऐसी कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं थी, बट थ्योरी सब्जेक्ट को आपको बार बार पढ़ना पड़ता था कि आपके मतलब याद हो आपको। तो हमने थ्योरी सब्जेक्ट्स में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में 1 रिवीजन में था ना,
बट थ्योरी सब्जेक्ट्स में हमने 2-3 बार रिवाइज किया था। ओके तो मुझे ये भी पूछना था कि जैसे प्रैक्टिकल और थियरी में आप दोनों मिलके आंसर दे सकते हैं, कितने कितने रिवीजन आप लोगों ने किए थे? जैसे आप मेरे को उसका बता दीजिए, बिजनेस लॉ में कितने रिवीजन किए थे आपके? कितने रिवीजन हुए थे टोटल एग्जाम तक? चैप्टर वाइज जैसे मिनिमम ऑफ 2 रिवीजंस तो हमने किए। 2 रिवीजन के मतलब जैसे एक रिवीजन तो आपका क्लास के साथ हुआ होगा, एक एग्जाम के 2 महीने पहले खुद से हुआ होगा। सेल्फ रिवीजन कितने हुए? 2 मतलब एक तो मतलब टोटल देखा है तो 3 रिवीजन हो गए, और एक तो क्लास के साथ हुआ, एक एग्जाम के पहले हुआ, और एक एग्जाम के एक दिन पहले होता है वो रिवीजन हुआ। तो एट ए ग्लांस, तो एट ए ग्लांस रिवाइज करने के लिए वाणी मुझे बताओ, आपने कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे क्या कि एट ए ग्लांस वो फटाफट कैसे रिवाइज हो सकता है? मैंने बुक में मार्क करके रखी थी जो क्वेश्चन मुझे मतलब जो टॉपिक्स मुझे वापस रिवाइज करने हैं जो मैं डिफिकल्ट फाइंड किया। ओके, जो टॉपिक्स डिफिकल्ट लगे थे, जो आपको लगा था मुझे वापस रिवाइज करने हैं, उनको पूरा हाईलाइट कर दिया था। एग्जाम के पहले मैं वो रीड करूंगा कि मुझे याद है। बहुत बढ़िया। मतलब एक चीज और करनी है, हाइलाइटर खरीदना सब लोग एक एक, और जहां लग रहा है ना कि ये चीज एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने की है, उसको पूरा का पूरा अच्छे से मार्किंग कर लेना। एक्चुअली पूरी सीए की पढ़ाई में एक खास बात जो मुझे लगती है वो ये है कि लास्ट के एग्जाम के लिए आप पूरा प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमारा पहले दिन से पूरा प्रिपरेशन इस तरीके से होना चाहिए कि लास्ट के एग्जाम के एक दिन पहले सारी की सारी या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी रिवाइज हो पाए। तो उसके लिए बेस्ट सब लोग आई थिंक यही फॉलो करते होंगे, और आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी कि हाइलाइटर उठाओ और हाईलाइट करना चालू कर दो जो चीज़ें आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने वाली है। आई थिंक एक आखिरी क्वेश्चन जो एक जनरल क्वेश्चन मैं दोनों से पूछूंगा, फाउंडेशन वाले बच्चों को एक एक मैसेज देना पड़ेगा आपको, एक ऐसा मैसेज कि हाँ बेटा ये चीज फॉलो करो या ये करो, ये गलती आपके दोस्त लोगों ने की थी, वो आज फेल हो रहे हैं, हम टॉप कर रहे हैं, तो हमने ऐसा क्या किया। एक एक छोटा छोटा मैसेज दोनों की तरफ से होना चाहिए ताकि जो लोग ये देख रहे हैं उनकी लाइफ बन जाए, उनको लगे कि नहीं यार ये जो बात बोली हुई है ये बात लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। इट इज नॉट ओनली अबाउट द एग्जाम। आज नहीं, आप बहुत टाइम से टॉप कर रहे होंगे, आई थिंक आपका 11th-12th में भी अच्छा स्कोर रहा होगा, बचपन से स्कोर रहा होगा, तो कुछ ना कुछ तो आपने डिसिप्लिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपने अलग फॉलो किया होगा। तो आप इन सब बच्चों को भी बताओ कि ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है, वो उसको घोट के पी जाओ तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। दोनों से पूछूंगा मैं। First, to work hard because hard work is the key to success. Yeah. First, prepare a schedule and make sure you adhere to it. Okay. And clear your doubts on time. Don't wait for the last moment. Nice. So hard work. Second is adhere to the schedule. मतलब follow बनाते सब है, follow कोई नहीं करता है, तो follow करना है। And doubts आए तो डरने की या ये सोचने की कि टीचर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब नहीं है। एकदम आप जो डाउट आ रहा है वो उसी समय टीचर से पूछ लीजिए। नाइस, वेरी नाइस। आपको भी देनी पड़ेंगे अब ऑनलाइन टेस्ट टाइम पे अटेंड करो, चैप्टर वाइज टेस्ट भी और ओवरऑल मॉक टेस्ट भी, और ऑर्गेनाइज अपना वर्क ऑर्गेनाइज करना है। अब आपने एक चीज ऐसी बोल दी तो मेरे लिए नया क्वेश्चन आ गया कि वर्क ऑर्गेनाइज कैसे करना है। क्या करते थे आप, मतलब चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करते थे? वही टाइम टेबल बनाते थे। ईच सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम टेबल। मतलब कैसे आपने एक दिन में जब रिवाइज करने बैठते थे तो चारों सब्जेक्ट एक साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे कि पहले एक सब्जेक्ट पूरा खत्म करते थे? एक सब्जेक्ट पूरा खत्म करते थे। 1 मंथ का स्केड्यूल, ये वाला ये टॉपिक खत्म करना है, ये सब्जेक्ट खत्म करना है। ओके, मतलब इन लोगों ने स्केड्यूल मंथली बनाया और एक महीने का टारगेट सेट कर लिया कि एक महीने मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है, इतना खत्म करना है, उसका ये टेस्ट देना है। तो उससे क्या हुआ, ये स्केड्यूल पूरा फॉलो हो पाया और एग्जाम तक आप लोग टाइमली पूरा रिवाइज भी कर पाए और उसको प्रॉपरली अच्छे से याद भी रख पाए। तो अभी एक आध चीज और बच गई, एक आध चीज और बतानी पड़ेगी आपको। और क्या लगता है, और क्या कुछ तो है यार, कुछ ऐसे छुपा रहे हो आप अंदर से, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमसे कोई आगे बढ़ जाएगा? गलत बात है, बताना तो पड़ेगा। एक आध चीज है, जस्ट किडिंग, बताइए एक आध चीज तो और बताइए जो लगता है कि नहीं बच्चों के लिए मतलब बहुत काम आएगी लाइफ में। वानी बताना चाह रही है शायद।
ऑनलाइन के रेगुलर टेस्ट हो गया हाँ. टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज लाइक नॉट ओनली इन एग्जाम्स, पूरी लाइफ में ये चीज़ बहुत काम की है कि हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम. चाहे वो आप प्रोफेशनली हैं चाहे आप पढ़ रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. सो आई थिंक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा आप लोगों के साथ, और ये इंटरव्यू आई थिंक सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को बहुत हेल्पफुल रहेगा. एंड नाउ आई एम ऑफिशियली वेलकमिंग यू फॉर सीए इंटर. अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कॉस्ट और जीएसटी. नाटा सर मिलेंगे आपको असीम सर तो पढ़ा ही रहे थे, दीपक सर पढ़ा ही रहे थे, वो वापस मिलेंगे, आशीष गोयल सर मिलेंगे, तरुण महाजन सर मिलेंगे. सो अगले कुछ महीनों तक हम लोग आपके साथ ही रहेंगे और आपके साथ बहुत सारा इंटरेक्शन होता रहेगा. बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करने में. एंड अगेन आई एम कॉन्ग्रेचुलेशंस for scoring so good marks in CA Foundation. Thank you.